ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। हेलो जशन, आवाज आ रही यस है? मैम। यस मैम। तुमको याद हो गए बेटा? याद करके लिखे थे? मैम याद करके कुछ थोड़े बातें समझ नहीं आया मैम, वो छोड़े हैं। मैं ना सारे डिस्कस भी कराऊंगी एक एक करके। डेली सारे नहीं ना हो सकते, तीन तीन चार चार कराऊंगी डिस्कस। अभी आने दो बच्चों को। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। आज मैंने सोचा है कि आपको चार के क्वेश्चन जो दिए थे उसमें से डिस्कस करा देती हूँ, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। बट ट्राई कि याद हो जाए तुम लोगों को। अभी टेस्ट भी होगा ना फिर संडे को, इस बार डीएफ ब्लॉक का टेस्ट है। सर ये वाला मैंने छोड़ा, ये कौन सा था? फर्स्ट वाला एक मैंने छोड़ा था। इसमें वो पोटेंशियल दिखने पड़ेंगे हमें? पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन से भी हो जाता है ये वाला। 2 मिनट आने दो, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। ये क्वेश्चन देखो रिपीट है एक्चुअली। ये जब हमने पोटेंशियल करे थे ना 3 to 2 वाले, तब भी ये डिस्कस कराया था। पोटेंशियल याद रखने मुश्किल है तो कॉन्फ़िगरेशन से हो जाएगा ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। मान्या, तुमको याद हो गए क्वेश्चन सारे जो लिख के दिए हैं, क्या देख के लिखे हैं? रिप्लाई करो। कहाँ चली गई लड़की? अक्षित बेटा, आज सबमिट करा देना, ओके? आवाज आ रही है सबको? प्रभनूर, प्रभनु तुमने देख लिए थे क्वेश्चंस? गुड आफ्टरनून बेटा। नहीं? करने हैं मैम अभी। टेस्ट दे देना बेटा। ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है, इसमें ना जरूर करने पड़ेंगे। अकेला मतलब थ्योरी करके इसमें बात नहीं बनती। जैसे फिजिकल में तो ना ही करो तो भी सर जाता है ना, इसमें करने पड़ेंगे। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अपिया, हरगुन नहीं आई, उसको फोन करना। भूल जाती है आ रही रोज। है। निखिलेश भी नहीं आया अभी। ओके, अक्षित उसको याद करा दे एक बार, भूल गया होगा वो भी। ला बेटा देखो, फर्स्ट पार्ट कौन करेगा सॉल्व? क्या बोल रहा है? हमको रीजनिंग देनी है कि ये क्वेश्चन कर चुके आप ऑलरेडी। क्रोमियम +2 है। कहता क्रोमियम +2 D4 कॉन्फ़िगरेशन है, लिख के देख लो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मान्य? मैं तुम लोगों के वीडियोस ऑन कराऊं फिर ही रिप्लाई करोगे मुझे लगता है। मैंने सोचा चलो खुलने ही वाले हैं, अब रहने दो। आता नहीं है मान्या? प्लीज रिप्लाई क्विकली। अच्छा, मैं मेरे से पूछ रहे हो? 24। हाँ 24। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? आर्गन 4s2। नहीं, 4s1 4s। 3d5। क्रोमियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन D4 कैसे होगा पिया? कितने इलेक्ट्रॉन लूज है बेटा? पिया आई एम आस्किंग टू यू। 2 लूज है। किस में से जाएंगे? हेलो, एक तो 4s में से जाएगा, एक 3d में से जाएगा, एक इसीलिए। डी में से डी बोलना हाँ, था। ओके, आवाज नहीं आई, इसीलिए ये D4 लिख रहा है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। कहता है ये D4 है, ठीक है जी, एंड इट इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग। इसका क्या मतलब है जशन? स्ट्रांगली रिड्यूसिंग मतलब इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द Cr+2 स्टेट। स्टेप बाय स्टेप समझो। पहले से शुरू किया मैंने। पहले हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ जी क्रोमियम +2 का D4 बन रहा है। फिर वो बोल रहा है कि वो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, उसका मतलब कि वो D4 में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसकी खुद की क्या हो जाएगी निखिलेश? कोई नहीं बोलेगा। निखिलेश प्लीज आंसर। इट इज रिटन दैट क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है?
प्लीज नहीं आता तो मुझे चैट में लिख दिया करो कि मैम नहीं आता, टाइम नहीं वेस्ट करना, आता है तो जवाब दिया करो। निखिलेश, देखो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाए। खुद की ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होगा? ये किस में बदल जाए? Cr+3 में। इसका मतलब ये Cr+2 से Cr+3 में बदल के खुश है। हमको इसकी रीजनिंग देनी है। और Mn ये क्या लिखा है? 3, इट इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, ये मैं इधर कर रही हूँ। कैन यू पीपल टेल मी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगानीज? अर्गुन, मैंगानीज का एटॉमिक नंबर बताना बेटा। 25। कॉन्फ़िगरेशन भी बता दो साथ में। बोलो बेटा जी, आता है कॉन्फ़िगरेशन लिखने के नहीं आती? 4s2 3d5। आर्गन 4s2 3d5, बिल्कुल ठीक है। +3 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अक्षय तुम बताओ, +3 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? चाहे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, ये क्वेश्चंस मैं बिल्कुल ऐसे ही कराऊंगी, एक एक से पूछ पूछ के। अक्षित, सेम अप्रोच नहीं आता तो चैट में लिखो। अक्षित 4s2 कैसे होगी बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है, 2 यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा 3d से, तो 3d4 हुआ ना। 4s2 कैसे हो जाएगा? नहीं मैम 4s में से कैसे जाएंगे? बेटा जब केटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से जाते हैं। ये लिखते हम पहले इसीलिए हैं क्योंकि ये इस एनर्जी ऑर्डर में भरता है, वो आप ऐसे ऐसे वाला जो डायग्राम होता है। यस समझ गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकालने होते हैं तो वो पहले वैलेंस शेल से जाते हैं। वैलेंस शेल वो होता है जिसका ये सबसे बड़ा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 3 रिमूव करने हैं, 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से, तो ये भी D4 है। तो क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये है कि क्रोमियम +2 भी D4 है, Mn+3 भी D4 है। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के बावजूद भी क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट है और Mn+3 स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग। का मतलब क्या है? एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स इसकी अपनी क्या होगी? रिडक्शन। हाँ, इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, रिड्यूस होके खुश है। रिड्यूस होके खुश है मतलब क्या? Mn+2 में बदलना चाहता है। ये तो अभी मैंने क्वेश्चन ही समझाया तुम लोगों को, तो इतनी नॉलेज एक्सपेक्ट की जाती है कि तुमको ऑलरेडी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, +1 का पीरियोडिक टेबल चैप्टर रिवाइज कर लो जिन लोगों को दिक्कत है, और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्वांटम नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, उसमें से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम लोग मेरे से उसके भी डाउट्स ले सकते हो। या फिर साथ साथ जैसे इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ना, मान लो कई बच्चों को दिक्कत है तो तुम लोग क्या करो कि क्वांटम नंबर उठा के NCERT +1 की उठा के, नहीं है तो गूगल करके PDF निकाल के उससे सीख लो, रिवाइज हो जाएगा। 2 मिनट का लगते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है मैंने बता ही दिया, जिसकी खुद की रिडक्शन होती है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन मतलब ये +2 से +3 जाएगा, और रिडक्शन मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा। अब देखो Mn+2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पिया क्या होगी Mn+2 की कॉन्फ़िगरेशन? 4s नहीं 3d5 होगी। 3d5 होगी। तो ये D4 से D5 में जाना चाहता है, बड़ा ही क्लियर है। D5 हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है तो तुमको पता है एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल है तो वो खुशी खुशी से उसमें बदल जाएगा। बदल जाएगा इसका मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा मतलब वो एक्ट क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आते हैं इधर, मान्या +3 की क्या होगी वो कॉन्फ़िगरेशन? क्रोमियम +3 की
and plus D3. D3, 3D3. Now can you tell me कि why D3 is stable, why it is changing into D3? Ma'am, because the atoms are stable in T2G हाँ बिल्कुल, configuration. इट इज एक्टिंग एज अ हाफ फील्ड बिकॉज T2G3 एक्ट करेगा। हमें पता है कि जो D वाले हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं ज़्यादातर केसेस में, तो T2G हाफ फील्ड एक्ट करेगा, तो ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। इस ढंग से इसका फर्स्ट पार्ट आपने लिखना है और सॉल्व करना है। कई बुक्स में आंसर्स में पोटेंशियल वैल्यू दे रखी हैं, वो दी जा सकती है एक्सप्लेनेशन, बट उससे बेटर ये है क्योंकि पोटेंशियल याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज तुमको वो दिक्कत वाला काम है। 99% ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्फ़िगरेशन से काम चल जाता है। समझ आ गई बात जशन, तुम पूछ रहे थे? यस मैम। चलो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसमें बेटा थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी नॉलेज है, वो चैप्टर अभी हमने किया नहीं है, सीरियल नंबर वाइज भी वो बाद में ही आता है, फिर भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। क्या बोल रहा है ये? क्रोमियम 2, ये तो पता है ना, तो सॉरी कोबाल्ट 2, मतलब ये कोबाल्ट +2 की बात कर रहा है। कहता कोबाल्ट +2 इज स्टेबल इन द एक्वस सॉल्यूशन, कि एक्वस मीडियम में ये स्टेबल है बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट्स। कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट बेटा लीगेंड को बोलते हैं। लीगेंड तुमको मैंने थोड़ा सा बताया था, जो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको लीगेंड बोलते हैं। समझ में आई बात? तो कहता लीगेंड की प्रेजेंस में या कह लो कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। कौन? कोबाल्ट +2। अच्छा अब मेरी बात बताओ मुझे, ये कह रहा है इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑलरेडी +2 में है तो नेचुरली उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जाएगा, मोस्टली +3 में होता है। इतना समझ आ गई बात? यस मैम। तो यही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है, तो आपने बस यही बताना है कि क्वेश्चन मैं दोबारा बोलती हूँ, कोबाल्ट +2 ये बोल रहा है स्टेबल है, बट इफ लीगेंड्स आर प्रेजेंट, जिसको इसने नाम क्या दिया है? कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट, क्योंकि लीगेंड जब इसके साथ मिलते हैं तो वो मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में ये फटाफट +3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है। उसका रीज़न बेटा ये होता है कि जो +3 है ना, कोबाल्ट +3, वो कॉम्प्लेक्स बनाने में ज़्यादा कैपेबल है। तो हम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट +3 इज मोर कैपेबल इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस। साइज छोटा हो जाता है, डी ऑर्बिटल ज़्यादा वेकेंट अवेलेबल हो जाते हैं, चार्ज टू साइज रेशो बढ़ जाती है, ज़्यादा ये कैपेबल है कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए, इसीलिए लीगेंड की प्रेजेंस में फटाफट ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। समझ गए हो सभी लोग? यस मैम। अब लास्ट देखो, D1 कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी अनस्टेबल इन आयंस। ये क्वेश्चन तुम लोगों ने मुझे लिख के भेजे होंगे, जिसने भी होमवर्क दिया कुछ तो किया कि बिल्कुल ही बस कॉपी पेस्ट कर दिया नेट से? कौन बताएगा इसका आंसर? चलो मैं बताऊं? हाँ चल बता दे। Because the ions with D1 configuration, they have more tendency to lose an electron to come in a stable. ज़्यादातर ये क्या आता है, D1 फटाफट वो लूज करके D0 बना देते हैं, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि D0 ज़्यादा स्टेबल होगा नेचुरली। तो कैसे बनेगा D1 से D0? जब वो लूज कर देगा या उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन पढ़ी थी ना हमने, उसी की ऑक्सीडेशन उसी की रिडक्शन, उसको डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? यस मैम। हरगुन बेटा आपने होमवर्क भेजा है तो क्वेश्चन याद कर लिए कि अभी रहते हैं? मैम पूरे नहीं दिते, थोड़े से रहंदे। अच्छा सब ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 20 क्वेश्चन ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ तक याद करके सुना दोगे? मैं भी देखो डिस्कस कराऊंगी, जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनमें से ही डिस्कस करा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी हो जाता है कि एक बार हमने क्लास में डिस्कस किया है तो आप बेटर याद भी कर पाओगे। तो 2-3 दिन देखो मैं दे रही हूँ, अब एम अपना यही रखना कि आपने संडे को इसका टेस्ट देना ढंग से, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा,
इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत हमने टाइम लगाया है, बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मैं बस डिस्कस करा दूंगी खुद से ही क्लास में, आप लोग अपने आप याद कर लेना। समझ रहे हो बात? Yes. मैम हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मैम सपोज करो दो कंपाउंड्स हैं, कॉपर प्लस में और जिंक प्लस वन में। दो कंपाउंड्स है, कोई भी आगे एनायन लग जाएगा आके। क्या कॉम्प्लेक्सेस की और बात कर रहे हो? नहीं मैम, ऐसी मतलब सिंपल कंपाउंड है, कॉपर प्लस में और जिंक प्लस में, प्लस वन स्टेट में दोनों। तो जिंक तो इनमें से होता नहीं ना +1 में। नहीं मतलब जस्ट मतलब जैसे हाइपोथेटिकल आ गया, तो ओके। इसमें कॉपर प्लस की पोलराइजिंग पावर ज्यादा आ जाएगी जिंक से, क्योंकि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और साइज भी छोटा है इसका। ओके, फिर? पर अगर कॉपर प्लस टू और जिंक प्लस टू को लेता हूँ मैं, अब कॉपर प्लस टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखा नहीं रहा, लेकिन जिंक प्लस टू दिखा रहा है, लेकिन जिंक का साइज बड़ा बड़ा है, कॉपर का साइज छोटा, तो उनमें से पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? +2 स्टेट में? यस मैम, जिंक प्लस टू का, और क्योंकि जिंक का साइज बड़ा है, लेकिन जिंक की वो वैसे भी तो ज्यादा इधर है। साइज वो होते हैं ना कम, बट इसमें वो एक्सेप्शन है, रिपल्शंस के कारण इसका बढ़ जाता है साइज। तो ये पोलराइजिंग ज्यादा हो जाएगी मैम जिंक की। ये तो आई थिंक डाटा ही बता पाएगा इसका क्लियर कट, तो क्योंकि क्योंकि मैम यहाँ पे साइज तो क्योंकि बढ़ लगता रहा है नहीं जिंक है। का, तो कम होना हम्म चाहिए, लेकिन इसकी सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई जिंक की, D10 वाली, कॉपर की हम्म D9 की आ गई। हम्म ये देख के बताऊंगी बेटा इसका क्लियर कट ना, कहीं डाटा वगैरह होगा कि कितनी पावर है उसकी, क्योंकि लॉजिकली तो इतना नहीं लग नहीं रहा कुछ, दोनों ही फैक्टर कैंसिल से कर रहे हैं। ठीक है, आई ठीक है। चेक एंड रिवर्ट बैक टू यू। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखो। 8.22, ये जो हमने डिस्कस किया वो 8.21 था। 22 लिखो। व्हाट इज मेंट बाय, देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, आता है तुम लोगों को ऑलरेडी। व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रपोर्शनेशन? प्रभनु तूने वो क्वेश्चन भी भेजना था, कोई इक्विलिब्रियम का, तू उस दिन कह रहा था, वो भी मैम वो भेज मिला ही दे। नहीं बाद में, मुझे भी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ गया ओके वो, चलो कोई मतलब बात ऑनलाइन। नहीं। देखना मिला तो ये वाला मैं सोच के इस पे सोच के बताऊंगी। हाँ जी बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। देखो डेफिनेशन तो इजी है, बस एग्जांपल्स याद करनी पड़ेंगी। बताओ मुझे, हमने 2 एग्जांपल इसकी पढ़ी भी थी। क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, पहले ये बताओ। अक्षित बताओ बेटा आप। अक्षित, व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन? प्लीज रिप्लाई क्विकली। आपको बताया आता है तो ठीक है, टाइम नहीं पास करना। नहीं आता तो मुझे साफ साफ चैट में लिख दो कि मैम नहीं आता, खत्म कहानी। तो मुझे एटलीस्ट पता तो हो ना कि कौन सा बच्चा कौन से लेवल पे है। यस, सेम एलिमेंट इनटू 2 प्रोडक्ट, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट? थोड़ा आसपास है तुम्हारा आंसर, बट क्लियर कट नहीं है, ऐसे नहीं लिख सकते हम। ऐसे तो हर बहुत सारे रिएक्शन में होता है कि 1 से 2 बन रहे हैं जी, ठीक है जी। हाँ जी, इससे और पता है अक्षित, कुछ इससे ज्यादा पता है आपको क्या नहीं पता? आई एम नॉट आस्किंग एग्जाम्पल बेटा। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है? व्हेन सेम स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, ऐसे लिखना है। समझ आई बात? ऐसे नहीं लिखना 1 के 2 बन रहे हैं जी। क्लियर कट डेफिनेशन होनी चाहिए। द रिएक्शंस इन विच द सेम स्पीशीज अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन, such type of reaction is called disproportionation reaction. अब एग्जाम्पल देने हैं। अब एग्जाम्पल्स में तुम कॉपर वाला दे दो, बाकी मैंगनीज वाला भी दे सकते हो। मेरे साथ रिएक्शन लिखो जरा कॉपी पे, ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो। चाहे मुझे लिख के भेज दिए, फिर दोबारा लिखो, जितना लिखोगे उतना याद होगा।
हमने पढ़ा था ना कि +1 में ये स्टेबल कम होता है एज कम्पेयर टू +2, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन इसकी हो जाती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ये रिडक्शन हो रही है। ये रिएक्शन तुम लिख सकते हो, ठीक है। और मैंगनीज का भी हमने किया था। ये पर मैंगानेट, सॉरी ये मैंगानेट आयन है, इसमें निकाल लें तो Mn का +6 होता है। तो ये जो है एसिडिक मीडियम में, मैं बेसिक लिख रही हूँ, बैलेंस नहीं कर रही। पर मैंगानेट में चेंज हो जाता है, इसमें +7 होता है, एंड MnO2 में इसमें +4 होता है। ये बेटा रिडॉक्स में पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखो। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी कम होती है तो वो रिडक्शन होती है, ठीक है। तो इसी की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। याद हो गया? Yes. यस मैम। ऐसे तो आसान ही है बाकी के क्वेश्चन, तो चलो एक और करा देती हूँ। देखो इसने कुछ आयंस दिए हुए हैं, Mn+3, सॉरी, और क्या दिया है, मैं पूरा नहीं लिख रही, क्वेश्चन देख लेना, आसान ही है। ये आयंस दिए हैं, तुम लोग इनमें मुझे फटाफट अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के बताओ हर एक में, और उसके बाद तुमको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल आयन होगा। क्या क्वेश्चन है मेरा? ये कुछ आयंस हैं, इनमें तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलते, पहले इनके न्यूट्रल की कॉन्फ़िगरेशन लिखो सभी की, न्यूट्रल की लिख के फिर इनके जो आयंस दिए हैं वो वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर वो बनाओ, फिर देखो कितने कितने हैं। जल्दबाजी नहीं करनी, हमारे पास बहुत टाइम है, हम सही स्पीड से जा रहे हैं, तो ढंग से पढ़ो जो भी पढ़ रहे हो। आधा घंटा भी पढ़ते हो, कंसंट्रेशन से पढ़ो, बिना मोबाइल देखे, तो चीज़ें याद रहेंगी। ये आदत होती है ना, 2-2 मिनट बाद चेक करते रहते हैं हम, किसी का मैसेज तो नहीं आया, कुछ हुआ तो नहीं, ये बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है इन चीज़ों की। तो दूर रख के कि आधा घंटा पढ़ना है हमको बस, तो बहुत तुम्हारी प्रोडक्टिविटी निकलेगी। फटाफट कीजिए। निखिलेश चल, इनके एटॉमिक नंबर बता दे मुझे सभी के, चल जल्दी कर, इतना बता। निखिलेश मैं क्या पूछ रही हूँ बेटा? आई एम आस्किंग समथिंग, व्हाई यू टेक सो मच टाइम टू रिप्लाई? निखिलेश क्लास के बाद ना मुझे फ़ोन करना जरा, समझ में आई बात? आज फिजिक्स की क्लास है तुम लोगों की? पिया? नहीं है मैम सर, कल से होगी। आज नहीं है, ठीक है, मतलब 2 से 3 होती है ना यूजली, ओके फाइन। मैंगनीज का 25 होता है, इसका 24 है, 23 है, 22 है। तो कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d5 4s1, मैं न्यूट्रल के लिख रही हूँ अभी, 3d5 4s2, कितना हो गया इसका, 18 19 20, 3d3 4s2 3d2, ठीक है। हम जड़े आयन दिते हैं, जब पहना दी लिखिए, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो इधर D4 बनेगा, ठीक है। क्रोमियम दे 3 रिमूव करने हैं, एक इधरों रिमूव हो गया, 2 इधरों, D3 बनेगा इधर भी। वेनेडियम में 3 हटाने हैं, D2 बनेगा। टाइटेनियम में 3 निकालने हैं, D1 बनेगा। इसमें 1 अनपेयर्ड है, इसमें 2 अनपेयर्ड है, इसमें 3 अनपेयर्ड है, इसमें 4। बट ये जर्नलाइजेशन नहीं है, ये ऐसा क्यों हुआ इस केस में, क्योंकि डी में 5 ऑर्बिटल हैं, तो ये 4 ऐसे ही भरोगे इलेक्ट्रॉन, तो 4 के 4 अनपेयर्ड हैं। आगे बात समझ में? ये क्रोमियम +3 बेटा मोस्ट स्टेबल होगा, वही T2G वाला
फंडा देना। T2G3 जो है वो हाफ फील्ड एक्ट कर रहा है। थोड़ी सी मेहनत करो, चैप्टर बड़ा आसान है, याद करने वाली चीज़ें भी काफ़ी हैं, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, पॉइंट पॉइंट करके। थोड़ा सा रह गया डी ब्लॉक, उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आज तुम लोग को एक फ्री शेड्यूल दे सकते हो जो सभी को सूट करे? मुझे 1 घंटा चाहिए था, आज पढ़ लेते, कल थोड़ा मैं बिजी हो गई थी। प्लीज़ गिव मी अ शेड्यूल, काफ़ी अभी टाइम पड़ा है रात होने तक, कोई भी 1 घंटा दे दो आज मेरी 8 to 9 कर दो, 8 to 9। सहमत हैं क्या सभी लोग? अपना अपना टाइम लिख दो जो फिर सबसे ज़्यादा मतलब अवेलेबल होंगे, जिसमें बच्चे वो कर लूँगी। 11 बजे ले लो। अभी 1:30 बज गए, 11 का? रात के 11 बजे? इतना नहीं भाई, मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आ जाती है 11 बजे। देखो 7 to 8 या 8 to 9 इनमें से कोई शेड्यूल दे दो, मुझे लगता है ये सबसे सूटेबल है। बाकी मैं इससे बिना भी कोई कर सकती, मतलब 9 बजे से पहले पहले ऐसा लगा। 7 to 8 पिया क्लास है तुम्हारी आज बेटा? अभी तक तो नहीं है मैम। मैम 8 to 9 ले लो प्लीज। बेटा बच्चों ने खाना भी खाना होता है। निखिलेश 7 to 8 तुम लोग फ्री हो? अक्षित और निखिलेश? शायद क्लास है मैम आज। बेटा शायद छूट नहीं हूं, तो पता ही नहीं हुंदा हुन तक पक्का, मतलब कि मैं ऑन द स्पॉट दस दें टीचर? अक्षित तो फ्री है, तो 7 to 8 मुझे लगता है सभी बच्चे फ्री हैं। जशन, प्रभनूर आप फ्री हो? यस मैम, वही शेड्यूल है। रोटी वगैरह खानी होती है मैम, लेट उठता हूँ। हैं रोटी बेटा 8 बजे खा ली, अगे भी तो 7 to 8 क्लास लगती सी, 8 तो पहला कौन डिनर करता? एक दिन की गल है बस, एक अद्धी क्लास ही अपनी मिस हो गई सी, इस करके मैनू हैगा चलो नहीं भी लगावांगे कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी हम थोड़ा अच्छे से ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ते हैं, तो पूरी क्लासेस रखें तभी फायदा। तो 7 to 8 मैं लॉग इन करूँगी, सभी बच्चे ज्वाइन करना, ठीक है? ओके। तो अभी हमारा बेटा टॉपिक शुरू हुआ है। देखो डी ब्लॉक चल रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक में हमने इसकी सारी जर्नल प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक एक अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं। आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट और पोटेंशियल, ये मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो जर्नल्स ही है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, ये वो सारा आपको आता है। अब इसके ना कंपाउंड्स पढ़ने हैं हमने कुछ। देखो 2 ही कंपाउंड हैं सिलेबस में, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एक है पोटेशियम परमैंगनेट। एक तो इनकी प्रिपरेशन करनी है कि ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, रिएक्शंस हैं प्रिपरेशन के, और इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे और कुछ इनके रिएक्शंस। मेनली तो तुमको मालूम ही है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, और इक्वेशन बैलेंस करनी भी आती होगी तुमको, +1 में वो 2 मेथड पढ़ते हो ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो बस एक आधी इक्वेशन कई बार पूछ लेते हैं +2 में, तो वो मैं आपको सिखा दूंगी, एक बार रिवाइज करा दूंगी कैसे करते थे। और कुछ पहले जर्नल से बातें हैं रिलेटेड टू द कंपाउंड्स ऑफ द डी ब्लॉक, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सुनना, जहाँ पे लिखना होगा मैं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा बस हिंट सा लिखते रहना। तो पहले तो बेटा ऑक्साइड्स की थोड़ी बात हो रही है, कर चुके हैं हम, थोड़ी रेपिटेशन ही है। ऑक्साइड्स या ऑक्सोकेटाइंस पढ़े थे ना, या ऑक्सो एनाइंस भी, ये कुछ हैं जर्नल की कौन कौन से ऑक्साइड्स बना रहे हैं, कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ज़्यादातर देखा गया कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, दे फॉर्म ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएंगे एट हाई टेम्परेचर। तो पहला ये फैक्ट पता चला कि हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीजन के साथ जो है वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या पता चला, स्कैंडियम को छोड़ दें, एक्सेप्ट स्कैंडियम, ऑल
ट्रांजिशन मेटल्स, मेनली हम 3D की बात करते होते हैं, और ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म MO। MO मतलब क्या होगा, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो वो सभी में होती ही है, आपको पता ही है। स्कैंडियम में सिर्फ +3 होती है सिर्फ। ये अलग बात है कि किसी में ज़्यादा स्टेबल है, किसी में कम स्टेबल है, बट फिर भी बनते हैं, ये पाया गया। इस स्कैंडियम को छोड़ के बाकी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो MO वाले फार्मूले के ऑक्साइड बना रहे हैं। एंड ये बॉन्डिंग में देखा जाए, नेचर में देखा जाए, तो ये आयनिक करेक्टर शो करते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट पता चला। उसके बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर देखें ऑक्साइड्स में हम, तो जैसे स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज। स्कैंडियम कौन से ग्रुप में आता है? 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप। तुमको याद होगा, हमने पढ़ा भी था कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्साइड में, स्कैंडियम ये ऑक्साइड बनाता है और मैंगानीज में ये बनता है। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चांस की बात है कि इनके ग्रुप नंबर के साथ ही जो है वो कोइंसाइड भी कर रहा है। इसमें +3, इसमें देखोगे +4 का बनता है, इसमें V2O5 बनता है। ठीक है, ये बात है। बट मैंगानीज के बाद क्या आता है? आयरन आता है। तो आयरन में जो है, या उसके बाद वाले, वो Fe2O3 तक ही मिलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैसे आयरन की +4, +6 भी पाई जाती है, बट उसमें जो ऑक्साइड्स हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो बैक डिकम्पोज कर जाते हैं फेरिक ऑक्साइड में। तो अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट्स किए ऑक्साइड्स के बारे में, कि स्कैंडियम को छोड़ के सारे आयनिक जो हैं MO वाले फॉर्मूले के ऑक्साइड्स बनते हैं, हाई टेम्परेचर पे ऑक्साइड्स बनते हैं, और मैंगानीज तक तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड बनते हैं मेटल के, बट उसके बाद वो स्टेबल उतने नहीं होते। अगला पॉइंट कहते, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है, एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। फजान रूल पढ़ा हुआ है ना? सुना है कि नहीं सुना? बेटा, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी ना, पोलराइजेबिलिटी भी आयन की बढ़ती है। तो शायद तुमने ये डायग्राम देख रखी हो, ये आयनिक कैरेक्टर है। तो जितना इसका साइज छोटा, चार्ज ज़्यादा, उतना ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मिक्सिंग टाइप सिचुएशन आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें आ गया थोड़ा सा। इसी को फजान रूल बोलते हैं। वो कभी तुमसे फजान रूल नहीं पूछने लगे +2 में, बस उसकी एप्लीकेशन है हमें। जैसे Mn2O7 देखा गया, इसमें जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट वाला है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड पाया गया, और ये कोवेलेंट ग्रीन ऑयल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोवेलेंट कंपाउंड है। इसी को जस्टिफाई करते हुए और पॉइंट्स हैं, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है या वेनेडियम का ऑक्साइड है, इसमें क्रोमियम +6 में है, 3 में भी होता है क्रोमियम, बट हायर वाला जो है इसमें +5 में है। तो ये भी कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। इनमें भी जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो लो हैं। तुमको पता है कि कोवेलेंट वालों के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, उसकी जस्टिफिकेशन हमें बॉन्डिंग चैप्टर में मिलती है। +1 में हमने फजान रूल पढ़ा था। फजान रूल एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। पढ़ा होगा ना तुमने, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। भाई समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? समझ में आ रहा है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर होता है, पढ़ा हुआ है ना। जैसे HCl तो 10th से ही पढ़ रहे हो, 9th से। वैसे ये कोवेलेंट है, इसमें शेयरिंग होती है, बट हम इसमें पार्शियल चार्जेस दिखाते हैं, और वाटर में तो ये पूरी तरह हाइड्रोनियम और क्लोराइड आयन में बदल जाता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होता है। सिमिलरली आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। वो कौन सा रूल एक्सप्लेन करता है? फजान रूल। फंडा क्या था कि जब आयंस हैं, मतलब जैसे सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं, केटायन छोटा है, नाइन बड़ा होता है जनरली। तो जैसे ही एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं, केटायन इसके नाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जितना अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा,
उतना इनके जो क्लाउड्स हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो मिक्स हो जाते हैं, करैक्टर कोवेलेंट बन जाता है। इसीलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा शो करते हैं। तो ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है इसमें, तुमको याद होना चाहिए कि Mn2O7 ग्रीन ऑयल में एग्जिस्ट करता है, कोवेलेंट कंपाउंड है और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। ठीक है, बाकी जितना ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगा उतना एसिडिक करैक्टर भी बढ़ेगा। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक करैक्टर होता है, ये भी जनरल बातें ही हैं। हाई में एसिडिक क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर उतना वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जितना कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है उतना वो एसिडिक होती है। पढ़ा हुआ है ना वो लुईस कंसेप्ट्स। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं? बेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक तरीके का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्ट कर रहा है देखा जाए तो वो एसिड है। ठीक है, इस पॉइंट को जस्टिफाई करने का एग्जाम्पल ये है कि जो Mn2O7 है इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है। कोवेलेंट वाला तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम एसिडिक करैक्टर पे आ रहे हैं। इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये देखा गया ये मैंगानिक एसिड है, तो इसमें मतलब ये ऐसे एग्जिस्ट करता पाया गया एसिड की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, करैक्टर एसिडिक है। एंड क्रोमियम ऑक्साइड भी एसिड्स की फॉर्म में पाया जाता है, क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड। बस इस एग्जाम्पल में ये बताना चाह रहा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक करैक्टर शो करते हैं, ये चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। अब जैसे वेनेडियम है, इसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जशन? V2O3 में। इन सभी में बताओ मुझे। -3 क्या +3? +3। इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा। ठीक है, तो ये पाया गया कि ये बेसिक है, ये उससे कम बेसिक है और ये इसका करैक्टर एम्फोटेरिक है। तो एक तरीके से थोड़ा थोड़ा एसिडिक की तरफ बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है वो कम बेसिक हो रहा है या कैरो एसिडिक की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एग्जाम्पल भी इसको जस्टिफाई करती है। सिमिलरली CrO ये बेसिक होता है, Cr2 3 एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो ये सारे मैं तुमको लिख के दे दूंगी पॉइंट्स। ऐसा तुमको जितना 2-3 बार रीड कर लोगे तो तुमको याद भी हो जाएंगे, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है, ये जनरल सी बातें हैं। अब हमें पर्टिकुलर कंपाउंड स्टार्ट करना है, इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ेंगे। मैं नई मीटिंग कर रही हूँ बेटा, टाइम हो गया, ज्वाइन करना। प्रभनूर वहाँ कौन से चैप्टर पे पहुँच गए? इलेक्ट्रो हो गया खत्म? नहीं मैम, इलेक्ट्रो ही चल रहा है, वो आयनिक इक्विलिब्रियम मिक्स कर दिया इलेक्ट्रो के साथ। क्या मिक्स कर दिया? इक्विलिब्रियम? यस मैम, उसी के ऊपर पढ़ा रहे थे 2 दिन से क्वेश्चन। तो अभी तुम्हारा तो सॉल्यूशन हो गया है ना, काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रो चल रहा है, सरफेस हो गया, मेटलर्जी हो गया और इसके बाद कोऑर्डिनेशन। यही चैप्टर्स हुए हैं ना 6? यस मैम, वो ये जो इनऑर्गेनिक होते हैं एंड में करवाते होते हैं एनसीईआरटी से पढ़ के। कोऑर्डिनेशन तो करा दिया, वो भी इनऑर्गेनिक का ही है। वो करवा दिया वो वाला तो। 6 चैप्टर ही हुआ ना, 6 चल ही रहा है। कब शुरू किया था इन लोगों ने? हमसे थोड़ी देर बाद किया था आई थिंक, है ना? अप्रैल के दूसरे हफ्ते में शुरू किया था। ओके ठीक है। हाँ जी, आगे सभी लोग? नहीं, चलो आते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड शुरू करते हैं बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले हम इसकी जनरल इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। याद करनी है ये सारी चीज़ें। एक तो ये लेदर इंडस्ट्री में जो है वो यूज़ होता है, एक ये एजो कंपाउंड जो होते हैं
एजो कंपाउंड्स नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, पढ़ेंगे हम ये। एजो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, फॉर एजो कंपाउंड्स प्रिपरेशन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बाकी एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ करते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब इसकी प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी इजी। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, लेट्स सी। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये रिएक्शन लिखना साथ में, जो प्रिपरेशन के मैं लिखूंगी याद हो जाएंगे। एक और होती है बेटा फेरोक्रोम, ठीक है, इसको क्रोमाइट और भी बोलते हैं। ये है फेरोक्रोम या क्रोमाइट और, इससे इसको बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। किसको बनाया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को। पहले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो तुम्हारी फेरोक्रोम और है, या कह लो क्रोमाइट और, या आयरन क्रोम भी बोल देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है इसके। इसको रिएक्ट कराया जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। कैसे, देखते हैं। फेरोक्रोम और है, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। बाकी क्विक लाइन भी ऐड कर देते हैं, मतलब वो बस रिएक्शन मिक्सचर को पोरस करने का काम करता है, एज सच वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इस रिएक्शन से हमारे पास सोडियम क्रोमेट आ जाता है, बाकी साइड प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है, करके देखना, तुम लोग कर लोगे। ये दो सॉरी, अब बैलेंस सोडियम क्रोमेट बन गया। इसको लिखो जरा रिएक्शन, एक देख के लिखो, अगली बार फिर खुद से लिखना याद करके। पहले स्टेप, ये एज सच आएगी बेटा प्रिपरेशन ना, पेपर में आ जाती होती है ये, कि राइट द स्टेप्स टू प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या किया हमने, जो हमारी ओर थी, इट इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर एंड इट्स चेंज टू सोडियम क्रोमेट। देखो हमारा पर्पस क्या है, हमको डाइक्रोमेट बनाने हैं। क्रोमेट क्या हो, देखो ध्यान दो इधर, क्रोमेट आयन इसको बोलते हैं, डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं। आयंस की बात कर रही हूँ। कोई बोले जी हमको क्रोमेट्स बनाने हैं, इसका मतलब वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ बोल रहा है। ये डाइक्रोमेट होते हैं। दोनों में तुम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्रोमियम की, तो वो सेम आएगी। दोनों में निकाल के देखना, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो पहले स्टेप में हम क्रोमेट बना रहे हैं। नो डाउट ये अभी सोडियम का क्रोमेट बना है, हम एंड में पोटेशियम का डाइक्रोमेट बना लेंगे, बट बनाते क्रोमेट से हैं हमेशा डाइक्रोमेट। तो हमने पहले स्टेप में क्रोमेट कैसे बनाया, इसको फ्यूज किया सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये जो क्रोमेट बनेंगे, ये येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, इसको फिर फिल्टर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे काम की ये चीज़ है, इसमें सोडियम क्रोमेट है। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसको फिल्टर करके इसको एसिडिफाइड कर देते हैं। एसिडिफाइड कर देते हैं मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं सोडियम क्रोमेट को। जैसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो ये क्या होता है, डाइक्रोमेट में बदल जाता है। अभी तो सोडियम का ही डाइक्रोमेट बनेगा, बाकी साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं, बाकी H2O निकल जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लेना इसको। तो 1 मिनट, 2 4 2 2, ठीक हुई बात। तो हमारे पास क्या बन गया, ये सोडियम का
डाइक्रोमेट बन गया। हमारा एम क्या है, पोटेशियम का डाइक्रोमेट बनाना है। चलो अभी सोडियम का डाइक्रोमेट तक तो पहुंच ही गए। तो डाइक्रोमेट जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, क्रोमेट्स कौन से कलर के होते हैं, येलो कलर के, डाइक्रोमेट कौन से कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के। ठीक है, तो ये सेपरेट हो जाता है बेटा पीपीटी के फॉर्म में, क्रिस्टल्स वगैरह इसके बन जाते हैं बड़े, मतलब ऑरेंज कलर के क्रियल से इसके जो है वो क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाते हैं। फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमको चाहिए क्या हमको सोडियम डाइक्रोमेट ही चाहिए था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए अक्षित? क्या बना रहे हैं हम? भाई मैं क्या करा रही हूँ ये तो बता दे अक्षित। सोडियम डाइक्रोमेट चाहिए, मैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बना रही हूँ, तुम लोग खिचड़ी बना रहे हो मुझे लगता है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो अभी तक तो मैंने सोडियम डाइक्रोमेट बनाया, अब लास्ट स्टेप में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। इसको क्या करते हैं, KCl के साथ ट्रीट कर देते हैं, तो ये आयन एक्सचेंज हो जाता है, ये चीज़ बन जाती है। आगे बात समझ में? तो ये बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी याद रखना, इस करके हम ये इजीली बना लेते हैं एक्सचेंज करके। तो क्या 3 स्टेप्स हैं, एक बार मन में रिवाइज करो, जैसे जैसे मैं बोलूँगी आपके अंदर जाए चीज़। बनाना क्या था, K2Cr2O7 किससे बनाते हैं, फेरोक्रोम ओर से। क्या होता है, FeCr2O4। पहले स्टेप में उसको किसके साथ ट्रीट कराया, सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। तो वो किस में चेंज हुआ, सोडियम के क्रोमेट में। क्रोमेट और डाइक्रोमेट में क्या फ़र्क है, क्रोमेट हैं CrO4 2 नेगेटिव वाले हैं, डाइक्रोमेट क्या है Cr2O7 2 नेगेटिव वाले हैं। तो वो येलो कलर का बनता है और फिर उसको क्या कराते हैं, एसिड मतलब एसिडिफाई कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड यू कैन टेक जो H+ देगा। तो वो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है। फिर सोडियम डाइक्रोमेट बना था, फिर उसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज कर लेते हैं। ये सिंपल से 3 जो हैं वो इसके स्टेप्स हैं। समझ में आई बात? पहला स्टेप दिखाना। हाँ एक मिनट, ये CO2 है बेटा। तीसरी चीज क्या बनी है, दिख नहीं रहा। हाँ दिख नहीं रहा ना, CO2। ठीक है हाँ जी मैम, चलो आगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं होगा ज्यादा सॉल्युबल? नहीं सोडियम डाइक्रोमेट ज़्यादा सॉल्युबल होता है। क्यों? आप क्यों बोल रहे हो पोटेशियम? मैम पचास रूल लगाया था, वो ज्यादा आयनिक आएगा तो सॉल्युबल ज्यादा होगा, पोटेशियम वाले का साइज बड़ा होता है तो आयनिक बन जाता है, वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी वाटर में। एक मिनट, ये तो वैसे आयनिक के बनाते हैं तो दोनों ही कंप्लीटली देखा गया है, तो साइज इसका बड़ा ना। यस मैम, तो आप ये बोल रहे हो, आयनिक ज्यादा हो जाएगा समझ पोटेशियम। गई मैं। वैसे यही पाया गया ज़्यादा सॉल्युबल तो। बेटा इन ज़्यादा इनकी देखो रीजनिंग होती नहीं, मैं फिर भी ढूंढूंगी कुछ मिली तो। ठीक है, इनऑर्गेनिक में बताया ही था कि याद भी काफ़ी करना पड़ेगा, फिर भी आई ट्राई टू फाइंड आउट। लॉजिक ठीक है आपका, बट देखने में तो यही आया, लिटरेचर के अकॉर्डिंग तो यही है। ओके, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रोमेट और डाइक्रोमेट में ये बेटा इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, उनका pH का हिसाब होता है, वो थोड़ा सा हमको आइडिया होना चाहिए, हम डिस्कस करते हैं। ये pH 4 पे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इस आयन का क्या नाम है निखिलेश, जो मैंने सर्कल किया, बताना प्लीज। निखिलेश आपसे बात कर रही हूँ बेटा।
इस साइन का नाम बताओ और कलर बताओ। आता तो बोलो, नहीं चैट में लिखो कि मैम नहीं आता। बी क्विक। बेटा आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? पिया आप बताओ, इस साइन का नाम बताओ बेटा। इसमें सोडियम कहाँ है बेटा? नहीं सोडियम नहीं बोला तो मैम, वो गलत बोल दिया। अच्छा क्या बोला, मैं सुनाई नहीं दिया। नहीं गलत है मैम, मतलब याद बेटा अभी मैंने बताया ना तुम लोगों को, ये पुरानी चीज तो है ही नहीं, है ना। आज ही के क्लास में बताया कि ये डाइक्रोमेट्स हैं, ये क्रोमेट्स हैं। भाई ध्यान से लेक्चर लगाया करो सभी लोग। मुझे तो ऐसे ही लगने लग गया, मैं अकेले बोलती जाती हूँ, एक आधा बच्चा सुनता है, बाकी तो बस पता नहीं क्या है ना। 1 घंटा लॉग इन किया और फिर बस बंद कर दिया। घर वाले सोच रहे हैं पता नहीं क्या क्लास लगा तो रहे हैं। बोला था तो ही गलत लग रहा था कि डाइक्रो। नहीं मैं अकेले आपको नहीं बोल रही बेटा, आप तो फिर भी आंसर कर देते हो, मैं जनरल बोल रही हूँ। ये गलत बातें करते हो तुम लोग। +1 में बेटा नहीं भी किया हुआ तो भी मैं इस ढंग से कराती हूँ आप लोगों को कि पिछली चीज का इतना वो ना लगे कि हाँ नहीं आता। प्लीज बी अटेंटिव ड्यूरिंग द लेक्चर। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो डाइक्रोमेट्स और क्रोमेट्स हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं pH 4 पे। ये एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है, बीकर में है मान लो ये सारा कहानी। आगे बात समझ में। अब हमने क्या किया, इसमें अल्कली पा दिया, अल्कली ऐड किया। पहले मुझे ये बताओ, जितना मैं पूछूंगी जिससे पूछूंगी वही बता बोलेगा। अल्कली ऐड करने का मतलब क्या है? पीएच बढ़ा रहे हैं क्या कम कर रहे हैं जशन? अल्कली ऐड कर रहे हैं किसी चीज में, उसका मतलब क्या है? पीएच बढ़ेगा क्या कम होगा? बढ़ेगा। हाँ पीएच बढ़ता है अल्कली डालने से। तो वो तो या तो ये बोलेगा कि अल्कली ऐड किया, यहाँ बोलेगा पीएच इंक्रीज किया। आई बात समझ में? एक ही बात है दोनों का। अब होगा क्या, इसमें क्या होगा जब पीएच बढ़ाएंगे? देखो अल्कली पा रहे हैं बेसिकली हम इस मिक्सचर में, तुम ऐसे इमेजिन करो कि ऊपर से OH आयंस इसमें फेंक रहे हैं हम, है ना। OH नेगेटिव आयंस इसमें फेंक रहे हैं, तो OH नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, उनको दिखेगा कि यहाँ पे H+ है, तो वो फटाफट इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब H+ यहाँ पे कम होने लग गए। क्यों कम होने लगे? क्योंकि आपने OH नेगेटिव डाला, तो H+ कम हो गए तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, जो कंसंट्रेशन H+ की कम हुई उसको रीगेन करने के लिए इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा तो आपको येलो कलर ज्यादा दिखेगा। समझ में आ गई इतनी बात सभी को? यस मैम। ये क्वेश्चन बहुत आता है। क्या बोला मैंने? पीएच बढ़ाने से वो पूछ सकते हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि ज़्यादा क्रोमेट बनेंगे डाइक्रोमेट बनेंगे, कौन सा कलर डोमिनेट होगा। तो तुम उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे कि पीएच बढ़ाने से ये न्यूट्रलाइज होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल से येलो कलर दिखेगा। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहानी, ऐड एसिड। एसिड पा दिया, एसिड पा दिया, यहाँ क्या हेलो पीएच कम कर दिया। अब पीएच कम करने का मतलब या एसिड डालने का मतलब, इसमें हम H+ आयंस फेंक रहे हैं। H+ आयंस फेंक रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम इधर को जाएगा बैकवर्ड, तो ऑरेंज रेड कलर डोमिनेट करेगा, डाइक्रोमेट ज़्यादा बनेंगे। क्लियर? तो इसमें ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। बाकी आगे चलते हैं। बाकी बेटा ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और ये एक्ट क्या करता है? एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस। थोड़ा आइडिया है प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? जिसका कंसंट्रेशन पहले ही पता होता है उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। टाइट्रेशन में करते होते हैं ना, किसी की कंसंट्रेशन मोलैरिटी निकालते होते हैं, एक की दी होती है, तो जिसकी दी होती है वो इसको बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को या पोटेशियम परमैंगनेट को। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड बनते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो होता है टाइट्रेशन के रूप में।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नेचुरली खुद रिड्यूस हो जाएगा, या मैं क्या बोल सकती हूँ, इट सेल्फ रिड्यूसेस, या मैं बोल सकती हूँ इट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। दोनों ही टर्म में मतलब तुमको पता होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में भी रिएक्शन लिखना आना चाहिए और ऐसे भी। वैसे आएगा ज़्यादा आयनिक फॉर्म वाला। पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो डाइक्रोमेट आयन है। ये ऐसा कैसे हुआ मैं बताऊंगी सारा। ये इसका आयनिक फॉर्म में रिएक्शन होता है। ये क्या लिखा है मैंने, इसमें +6 है बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें तो दे ही रखा है +3 है। आयन है तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यही इसका स्टेट है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो +3 में चेंज हो गया ये +6 से, तो इसकी अपनी क्या हुई, रिडक्शन। एक्ट क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तुम दूसरा रिएक्शन लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, इसमें लिख के देखना तो ये नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है। बैलेंस इसको करके देखना। एक मिनट रुको, ये होगा, एक बार चेक कर लेना। देखें तो K2 4 3 7 4 और 3 7, हाँ ठीक है। तो ये मैंने पूरा लिख दिया, जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेशन दिख रहा है, ये आयनिक फॉर्म में लिख दिया। अब ये करता क्या है, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमने लिख दिया। ये आयोडाइड को I2 में बदलता है, H2S में सल्फाइड आयन होता है उसको सल्फर में बदलता है, आयरन +2 को आयरन +3 में बदलता है, नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट आयन में बदलता है। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, X - 4 = -1, कितना आया, +3। इसमें निकाल के देखो, X - 6 + 1 + 5, +3 से +5 में जा रहा है कौन, नाइट्रोजन, बट वो किस फॉर्म में है, नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट आयन की फॉर्म में है। ये सारी क्वेश्चंस आ सकती है आपको लिखने के लिए। टिन है, +2 को +4 में बदलेगा। इसमें हर चीज़ की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। कौन कर रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वो क्या एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना समझ में आ गई कहानी। ठीक है, बाकी हम 7 बजे आज मिलते हैं। बाकी इसका थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स रहते हैं, फिर दूसरा कंपाउंड कराऊंगी KMnO4। ट्राई करेंगे आज हो जाए, निकल ये कंपाउंड खत्म है। फिर F ब्लॉक को तो 2-3 दिन लगेंगे। उसमें बेसिकली ना लेंथेनाइड एक्टेनाइड को याद करना है, जो 14 एलिमेंट्स हैं, इनके शॉर्टकट लिखाऊंगी मैं, वो उसी से याद होंगे। थोड़े अजीब से नाम होते हैं बट वो ज़रूरी हैं करने, इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए। थोड़ा सा मेहनत करो बेटा, हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं 7 बजे। ओके, बाय बाय।